स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और आज बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ज्यादा विवादित रहे टॉपिक के बारे में, मेकेदातु परियोजना। अभी मेकेदातु परियोजना बहुत लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है और तमिलनाडु राज्य किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हालांकि जहां एक तरफ तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद बना ही हुआ है, वहीं फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बहुत सारी बातें कह दी हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को कुछ इस तरह की बातें कह दी हैं कि सरकार खुद सोचने पर मजबूर है कि बहुत सारे ही जवाब दे दिए गए हैं भाई राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? थोड़ा सा नाराजगी विजय की, और विजय ने जिस तरह की बातें कही वो सारी की सारी फैक्ट बेस्ड थी और केंद्र सरकार को अपनी खुद की बातों पर ही सोचने को मजबूर कर दिया। पर क्या हुआ है, आइए एक एक बात को जानते हैं, समझते हैं। और वैसे तो खैर एक्टर थे, लेकिन आज के समय में जब से पॉलिटिशियन बने हैं विजय, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं। फिलहाल टाइटल है मेकेदातु रो, तमिलनाडु सीएम विजय राइट्स टू पीएम मोदी चैलेंजेस सेंटर्स नो कंसेंट नीडेड रिप्लाई। तो हुआ था बीते दिनों कुछ, आइए बताते हैं कि क्या हुआ। अभी दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके बोला है कि कावेरी नदी पर कर्नाटक का प्रस्तावित मेकेदातु बांध ठीक नहीं है और इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इनसे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी मेकेदातु परियोजना का विरोध ही किया है। समर्थन कहीं से नहीं मिला है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ चर्चाएं हुई पार्लियामेंट में जिसकी वजह से इनकी तरफ से अब ये रिएक्शन निकल गया है। आइए पहले जानते हैं कि जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मेकेदातु बांध। अब ये दरअसल क्यों बहुत ज्यादा चर्चा में और क्या है इसका पूरा का पूरा नाम? देखिए, दरअसल एक नदी है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी। तो जिस कावेरी नदी की हम लोग बात कर रहे हैं वो यह कावेरी नदी है। बहुत ही खास नदी है, दक्षिण की बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। और ये कावेरी नदी का उद्गम होता है ताल कावेरी से, जो ब्रह्मगिरी पर्वत पे है। अब इस दौरान अपने उद्गम की स्थिति से यह नदी सबसे पहले कर्नाटका में बहती है। कर्नाटक से बहते बहते यह नदी आगे तमिलनाडु तक पहुंचती है एंड उसके बाद यह नदी डेल्टा बनाती है। हालांकि इस पूरे सिचुएशन में एक बड़ी चीज यह है कि यह नदी पहले कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर केरल और उसके बाद ये लास्ट में पुडुचेरी में भी पहुंचती है। यानी कि टोटल देखा जाए तो यह नदी 4 अलग अलग राज्यों को कवर करती है। इसकी कुछ खास ट्रिब्यूटरीज जैसे कि कंबिनी, हेमावती, हरंगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी है। अब इस दौरान बड़ी चीज ये है कि ये पूरी की पूरी नदी जिस तरह से अलग अलग राज्यों से होते हुए गुजर रही है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो कर्नाटका के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, नाम है बैंगलोर। बैंगलोर पानी की समस्या से बहुत ज्यादा जूझता रहता है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। इसलिए कर्नाटका की सरकार ने यह फैसला किया कि हम एक बांध बनाएंगे, मेकेदातु बांध। अब मेकेदातु बांध बनाने का इन्होंने फैसला किया कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग मेकेदातु बना लेंगे। मेकेदातु बनाने से होगा यह है कि बैंगलोर के शहर को अच्छे खासे तरह से पानी मिलने लग जाएगा, बाकी और जो काम है वो सारी एक्टिविटीज भी पूरी होंगी। लेकिन जब से ये मेकेदातु बांध प्रस्तावित किया गया है, इसके प्रस्तावित होने के बाद से तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ पुडुचेरी, ये सारे राज्य अब बहुत ज्यादा ही इस मामले को विवाद में लिए हुए हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, दरअसल विवाद के पीछे का मुद्दा यह है कि इन राज्यों का यह कहना है कि भाई जब से ये बांध आया है तो अगर आप उस काम को पूरा कर ले तो नदी का फ्लो प्रभावित होगा। सबसे बड़ा विरोध दर्ज कर रहा है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के लिए यह नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पानी का। अब ऐसे में अगर यहाँ पर डैम बना दिया जाए तो वाटर फ्लो अफेक्ट होगा और तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी जनता अपने पेयजल के लिए जिस तरह से निर्भर है इस नदी पर, उनकी चीजें प्रभावित होंगी। कृषि के अलावा और भी कुछ अन्य गतिविधियां हैं जो इस समय हम लोग यहाँ प्रभावित होते हुए देखेंगे। तो अब यही सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट का महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है तब से अब तक। अब यहाँ पेरू की पूरी मेन बात है मेकेदातु बांध की। अब इस मेकेदातु बांध में हो क्या रहा है? दरअसल मेकेदातु कर्नाटका के रामनगर जिले में बनाया जा रहा है। अब ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि यहाँ से पन बिजली का काम भी होगा और साथ ही बैंगलोर जैसे शहर की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसके माध्यम से होगी। तो बैंगलोर और उसके आसपास के मामले में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ भी मिलने वाला है। साथ ही 400 मेगावाट बिजली उत्पादन का टारगेट भी इसमें डिसाइड किया गया और बाल नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण का काम भी इस बांध के माध्यम से हो पाएगा। अब इस दौरान देखा जाए कि भाई कावेरी नदी का जो जल है वो ट्रिब्यूनल के द्वारा काफी अच्छे से बांटा गया है और यह डिसाइड किया गया कि कावेरी नदी का जो कुल उपलब्ध जल है वो 740 टीएमसी है। इस दौरान इसमें से कर्नाटका को 270 टीएमसी, तमिलनाडु को 419 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी का पानी दिया गया।
अब इस दौरान जिस तरह से एलोकेशन है, तो यहाँ तमिलनाडु को कहना है कि भाई इस बांध के बनाए जाने के बाद हमारी चीजें होंगी बहुत ज्यादा प्रभावित और चीजें हमारी बिगड़ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर कभी भी तरह से अप्रूवल नहीं दे सकते और हम सहमति नहीं दर्ज कर सकते। लेकिन इसी के साथ बड़ी चीज है कि कर्नाटका कह रहा है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम इसको बनाकर मानेंगे, और इसी वजह से 9,000 करोड़ की अनुमानित लागत यहाँ पर उन्होंने अप्रूव की हुई है कि भाई हमारा काम इसके माध्यम से ही चलेगा और उसके बिना हो नहीं सकता। अब तब से विवाद चल रहा है और विवाद के मामले में कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। अगर अब बात करें कि भाई विवाद के कारणों की, तो एक जो पेयजल वाला मामला है या नदी के जल के प्रभावित वाला मामला है वो तो देखो है ही। इसके अलावा कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिन फॉर्मेलिटीज को लेकर के तमिलनाडु को हमेशा से आपत्ति रही है, और इन्हीं फॉर्मेलिटीज के अंदर है राज्य का कंसेंट, यानी कि राज्य की सहमति। अब मेकेदातु बनाने के लिए कर्नाटका हमेशा से आतुर रहता है और तेजी से काम कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु का स्पष्ट शब्दों में यह कहना है कि अब आप किसी भी तरह से इस तरह का प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपको उन राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती है जो राज्य उस नदी के जल पर निर्भर है। यानी कि ऊपरी राज्य को कोई भी परियोजना कराने से पहले निचले राज्यों से परमिशन लेनी होगी। ऊपरा राज्य वो होता है जहां से नदी पहले बहती है और निचले राज्य वो होते हैं जहां वह नदी बाद में पहुंचती है। तो अब यहाँ पे कर्नाटका ऊपरी राज्य है, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी यहाँ पर निचली स्थिति में। तो इसीलिए तमिलनाडु का कहना है कि भाई हम निचली स्थिति में तो पहले हमसे मंजूरी लीजिए, तभी आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। और वहीं तमिलनाडु राज्य का यह कहना है कि ना तो हमसे आज तक मंजूरी के लिए कभी बात हुई है, ना ही हमने ऐसी कोई मंजूरी दी है, और ये उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और चीजों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले हमसे बात कीजिए, हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको संतुष्ट कीजिए, उसके बाद अगर हम इजाजत देते हैं तो ही आप उसको बनाएंगे, वरना आप नहीं बनाएंगे। और अभी हाल ही में विवाद भी इस वजह से खड़ा हो गया। विवाद का मेन मुद्दा यह था कि वह राज्यसभा के अंदर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, जिनका नाम है राजभूषण चौधरी, अब यहां पर दरअसल चर्चा हो रही थी मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर। तो पीएम के सांसद हैं जिनका नाम है अंबुमणि रामदास, और इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे मेकेदातु परियोजना पर। अब हुआ यह है कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि देखिए भाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय फैसला दिया था वहां कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि कर्नाटका को इस संरचना के निर्माण से पहले अन्य राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी जो भी यहाँ संबंधित है। तो मेन मुद्दा था स्वीकृति लेने या ना लेने का, कि अगर कर्नाटका को यह काम पूरा करना है या ये काम शुरू करना है तो क्या यहाँ पर जुड़े हुए अन्य राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं। अब हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसी कोई झलक नहीं है कि आपको संबंधित राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इन्होंने जब ये बात बोली तो इस बात के कहने के बाद से ही विजय हो गए बहुत ज्यादा नाराज, और विजय ने अपनी नाराजगी जताई है पूरी तरह स्पष्ट फैक्ट के साथ। फैक्ट्स क्या क्या दिए और क्या क्या बातें कही हैं, और विजय ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन लेना जरूरी है, बिना परमिशन के मेकेदातु परियोजना आगे चल ही नहीं सकती। अब इस दौरान विजय ने 4 अलग अलग इंपॉर्टेंट मुद्दे पेश किए। सबसे पहला मुद्दा पेश किया निचले तटवर्ती राज्यों के अधिकार। यहां पर विजय ने साफ तौर पर लेटर लिख के यह बताया कि आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ये झलक नहीं है कि संबंधित राज्यों की परमिशन लेनी पड़ेगी, दरअसल 2018 में सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था, इस दौरान इस फैसले में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यों की परमिशन के बिना ये काम हो सकता है, क्योंकि दरअसल नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो इस डैम के बनने से तो बाधित होगा ही होगा। अब जब प्राकृतिक प्रवाह बाधित होगा तो ऐसे में निचले राज्यों के जो अधिकार हैं उनके अधिकारों की बातें कौन करेगा, और हर किसी प्राकृतिक मुद्दे में जो निचले राज्यों के अधिकार हैं उनको संबोधित किया जाना जरूरी है। तो इस डैम से निचले राज्यों के लिए पानी का प्रवाह होगा प्रभावित, और इस दौरान निचले राज्यों के अधिकार होंगे प्रभावित, और यहां परमिशन नहीं ली जाती तो चीजें पूरी तरह से ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अगेंस्ट जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज यहां पर उन्होंने बताया अलमट्टी बांध मामला। यहां पर जहां एक तरफ इन्होंने क्लियर किया कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली नहीं कहा, लेकिन निचले राज्यों का अधिकार तो है प्राकृतिक प्रवाह का, उसको मेंटेन करना जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि चलो 2018 का ही तो मामला था जहां नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अलमट्टी बांध मामले पे क्या आपने कभी ध्यान दिया है? अलमट्टी बांध मामला जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच का मुद्दा था, इस दौरान यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट निर्णय देते हुए कहा था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य अन्य सभी नदी तटवर्ती राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसा निर्माण नहीं कर सकता जिससे नदी का प्रवाह पे प्रभाव पड़े। तो इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट एक बार कोई व्यवस्था स्थापित कर चुका है तो क्या वो बार बार उन्हीं सेम चीजों को रिपीट करता हुआ चलेगा? भाई अलमट्टी बांध मामले में स्पष्ट हो गया कि नदी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में संबंधित राज्यों की परमिशन लीजिए।
और जो स्थिति अलमट्टी बांध मामले में थी वही सेम मेकेदातु मामले में भी है। तो इसलिए मेकेदातु मामले में भी अन्य राज्यों की इजाजत लेना जरूरी है। केवल इतना ही नहीं, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय आप भूल चुके हैं, आपको वो मुद्दा भी याद करना होगा। यहां पर निर्णय में क्या कहा गया था, क्लॉज पढ़िए, ठीक है। और ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज है 8वां, और 8वें क्लॉज में कहा गया है कि राज्यों को अपने क्षेत्र में जल उपयोग का अधिकार है। यानी कि कोई नदी का प्राकृतिक प्रवाह किसी राज्य से गुजरता है तो ऐसे में उस राज्य या उस स्थान के लोगों को उस नदी के प्राकृतिक प्रवाह से मिलने वाले जल के उपयोग का अधिकार है। और यह अधिकार तभी तक मान्य है जब तक वह न्यायाधिकरण के आदेशों के विपरीत ना हो। अब इस दौरान अगर कोई परियोजना विनियमित जल प्रवाह प्रणाली को प्रभावित करती है तो फिर उसकी विधिक अनुरूपता की जांच आवश्यक है। और मेकेदातु परियोजना प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रही है, इसका मतलब विधिक अनुरूपता की जांच होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, क्लॉज 11 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी ऊपरी तटवर्ती राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे निचले राज्यों को निर्धारित जल आपूर्ति प्रभावित हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेकेदातु परियोजना पूरी तरह से उचित है। और इसी क्लॉज में कहा गया है कि अगर कभी ऐसी कोई कार्रवाई होती है जिससे निचले राज्यों को मिलने वाले पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका मतलब ऐसी कार्रवाई केवल विनियामक प्राधिकरण के साथ परामर्श एवं पारस्परिक समझ के अनुरूप ही की जा सकती है। आप अपनी मर्जी से सारा काम नहीं करेंगे। वहीं बात करें इसके अंदर मौजूद क्लॉज 20 की, तो स्पष्ट कहा गया है कि न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के परिवर्तन केवल संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहमति से ही संभव है, वरना नहीं। यानी कि जो चीजें स्थापित कर दी न्यायाधिकरण में वो हर स्थिति में मान्य है। अगर आप उसको बाईपास करना चाहते हैं तो आपको आपसी सहमति बनानी पड़ेगी, और आपसी सहमति नहीं बन रही है तो आप इसमें से किसी भी क्लॉज को बाईपास कर ही नहीं सकते। मतलब मैं जो बातें कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और तमिलनाडु के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, प्रवाह प्रभावित हो रहा है, परमिशन लेनी पड़ेगी। और केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पंबर जल विद्युत परियोजना का एग्जाम्पल भी दिया और बताया कि तमिलनाडु ने केरल की पंबर जल विद्युत परियोजना का उल्लेख किया और ये कहा कि परियोजना में केवल 0.1 टीएमसी जल उपयोग प्रस्तावित था। फिर भी न्यायाधिकरण ने केरल और तमिलनाडु को जल छोड़ने के कार्यक्रम पर आपसी सहमति बनाने का निर्देश दिया था, और उसी के बाद ये काम आगे बढ़ा था। तो न्यायाधिकरण ने केवल वार्षिक जल बंटवारा ही नहीं बल्कि निचले राज्यों के प्रभाव डालने वाले जल प्रवाह को समन्वित विनियमन को महत्व दिया था इस जगह पे। तो इसका मतलब जब इतने सारे उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरणों में तालमेल, आपसी सहमति और पानी के प्राकृतिक प्रवाह की बातें जब मेंशन है, तो क्या अब आपको कोई एक नया कानून चाहिए अपनी बातों के लिए, या मेकेदातु परियोजना के लिए जो आप तमिलनाडु की परिस्थितियों को पूरी तरह से इग्नोर करते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी चीजें उचित नहीं है। तो ये सारी की सारी बातों का जवाब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र लिख करके दिया, और बहुत ही जबरदस्त तरह से सभी चीजें मेंशन की। वैसे जिस तरह की बातें तमिलनाडु की तरफ से विजय ने पेश की है, यहाँ पर ये बात तो समझ में आता है कि सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, फैक्ट बेस्ड और प्रावधान हैं, तो इनका पालन होना जरूरी है। तो अब इसी के साथ मेकेदातु परियोजना पर तमिलनाडु की मेन आपत्तियां क्या हैं, तो तमिलनाडु ने साफ तौर पर यह बताया है कि देखिए, केवल एक इंजीनियरिंग परियोजना नहीं है बल्कि यहाँ पर चीजें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं। पहली बात, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के विपरीत जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी 2018 के निर्णय के भी विपरीत आप काम कर रहे हो, और निचले तटवर्ती राज्यों के जो विधिक अधिकार है उसके भी विपरीत काम कर रहे हो, आप सबके विपरीत काम कर रहे हो। तो इसीलिए ये भी आपत्तियां हैं जो लगातार दर्ज की हैं, और बाकी तो तमिलनाडु के राज्यों को जो जल प्रवाह संबंधित परेशानियां होंगी वो तो है ही है। तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी आया था इस मामले में, जब कर्नाटका द्वारा 2019 में प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को केंद्रीय जल आयोग ने संशोधन के लिए वापस भेज दिया था, और यह उद्देश्य बताया था कि परियोजना न्यायाधिकरण के निर्णय को तथा लागू दिशा निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। तो वापस किया था तो उसका मतलब इसीलिए किया था ना कि न्यायाधिकरण के अनुरूप होनी चाहिए, आप उसके अलग नहीं जा सकते, उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली होगी। तो अभी ये सारी बातें बताई हैं मुख्यमंत्री विजय ने, बट बड़ी चीज ये है कि अभी आगे इस मामले को किस तरह से एक नया मोड़ देती है, और चीजें जब रिजॉल्व होंगी तो किस तरह से रिजॉल्व होती हुई दिखती हैं, वो चीजें भी ध्यान देनी होगी। सो यही है फिलहाल का मामला, बट इसी के साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना जरूरी है। स्टडी आईक्यू में चल रही है गुरु कृपा सेल। ये सेल बहुत ज्यादा खास है क्योंकि 50% मिल रहा है डिस्काउंट, साथ ही मिल रही है सभी कोर्सेज पर डबल वैलिडिटी, और मेंटरशिप मिल रही है रैंकर्स के थ्रू। क्या चाहिए और 2027-28 के लिए टारगेटेड बैचेस अवेलेबल है अभी हम लोग के पास में। इन 27-28-29 के टारगेटेड बैचेस में आपको मिल रही है स्मार्ट मॉडल पे क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिल रही है 1000 से अधिक घंटे की बेसिक प्लस एडवांस आपकी तैयारी होगी, साथ ही साथ पूरा करंट अफेयर सी सेट आंसर राइटिंग की तैयारी भी कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कवर होगा। मेंटरशिप के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस के रिजोल्यूशन आपको दिए जाएंगे, सब कुछ आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, चीजें बहुत अच्छी आपकी रहेंगी। असेसमेंट्स आप लगातार प्रगति करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 18+ बुक्स का सेट दिया जाएगा, रिविजन कराई जाएगी,
जाएगी ताकि आपकी नॉलेज कंसोलिडेट हो सके, और टेस्ट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी यूपीएससी की तैयारी का इवैल्यूएशन के लिए, वो भी आपके होते हैं। तो यूज करना है खास कोड KL Live, और यही कोड आपको डिस्काउंट दिलाएगा, फी रिफंड कराएगा आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, और साथ ही साथ इस दौरान ये सारी की सारी चीजें भी आपकी इस ऑफर में जुड़ जाएगी। तो जुड़िए जल्द KL Live कोड यूज करके, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है ये सेल, तो ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी, मैं सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल रहता हूँ आपके लिए, और क्लासेस की PDF तक को मिल ही जाती है टेलीग्राम चैनल पे, और बाकी तो मैं आपको अपडेट्स भी यहीं पे देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना जरूरी होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, चलते रहिए आगे स्टडी IQ IAS हिंदी, और मेरे साथ फिर होगी मुलाकात आने वाले नए सेशन में। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।